will continue growing with. Next speaker, Sanjay Kumar Jha. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज अपने दल जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ। मैं पहले कुछ नेशनल लेवल प्रायोरिटीज़ पर जो इनसे जुड़े इनिशिएटिव पर बात करूंगा और फिर बिहार सेंट्रिक कुछ बातें जो इस बजट में है उस पर बात रखूंगा। यह बजट बताता है कि सरकार भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कई सालों तक अपनी ऊर्जा खर्च और घाटे को संभालने पर लगाने के बाद अब ध्यान क्षमता निर्माण पर है। भले ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन बजट की दिशा भारत के फिस्कल डिसिप्लिन और आर्थिक रणनीति पर अडिग है। इस बजट में वैश्विक परिस्थितियों को लेकर कोई बड़े दावे नहीं किए गए। इसके बजाय बजट उन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर केंद्रित है जो भारत की विकास दर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आखिरकार भारत की ग्रोथ के लिए सबसे निर्णायक मुद्दे घरेलू स्तर के ही हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, ऐसे ह्यूमन कैपिटल जो दुनिया से मुकाबला कर सके, ऐसी संस्थाओं को के विकास को आगे बढ़ाना। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जहां रेवेन्यू स्पेंडिंग में गिरावट जारी है, वहीं ब्याज भुगतान निर्धारित दायरे में है। रेवेन्यू स्पेंडिंग में राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए दी जाने वाली सहायता के ग्रांट्स भी शामिल हैं। इन्हें जोड़कर देखें तो कैपिटल टू करेंट स्पेंडिंग रेशियो को इस बजट में करीब 50% तक ले जाने की योजना है। यह कैपिटल स्पेंडिंग में बढ़ोतरी बताती है कि सरकार की नज़र शॉर्ट टर्म कंजम्पशन पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। निश्चित है कि यही खर्च आने वाले वर्ष में भारत की ग्रोथ स्टोरी को असली रफ्तार देगा। जीडीपी के मुकाबले सरकारी आमदनी और खर्च दोनों कम होने के अनुमान है। आमदनी में केवल 0.2% अंक, खर्च में लगभग 0.30% अंक, जिससे फिस्कल डिफिसिट में लगभग 0.05% अंक का सुधार आएगा। यह कदम गवर्नमेंट बोरोइंग घटाकर माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इससे सरकार की राजकोषीय रणनीति और मजबूत हुई है। कर्ज को लेकर सरकार की स्पष्टता ने इसकी ट्रस्ट को और बढ़ाया है। सेक्टरल फोकस एरिया और रोजगार की बात करें तो बजट में रोजगार पैदा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सहारा देने, खासकर टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे ज़्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स और बायोफार्मा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों को भी खास फोकस में रखा गया है। 200 लेगेसी औद्योगिक क्लस्टरों को दोबारा सक्रिय करने और चैंपियन एमएसएमई, माझी जी हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, जीतनराम माझी जी, इनका तो सबसे बड़ा काम अभी इस सेक्टर में इतना बजट में फोकस रहा है। चैंपियन एमएसएमई तैयार करने की योजनाएं भी सामने रखी गई है। सर्विस सेक्टर के विस्तार और रोजगार पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें टूरिज्म, खास तौर पर मेडिकल टूरिज्म और ट्रैकिंग रूट्स के लिए ठोस कदम इस बजट में दिया गया है। लेकिन सिर्फ घरेलू रोजगार ही काफ़ी नहीं है। हमें ग्लोबल वैल्यू चेन में भी अपनी जगह मजबूत करनी होगी। एफडीआई को आकर्षित करने के लिए एक साहसिक पहल के तहत क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव रखा गया। यह भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने और वैश्विक टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के संकल्प को दर्शाता है। डिजिटल महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ शहरीकरण पर भी खास जोर दिया गया है। यह माना गया है कि आने वाले समय में भारत की बहुत सारी विकास की कहानी शहरों में गढ़ी जाएगी। साथ ही रिसर्च, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में किए जा रहे इन्वेस्टमेंट का मकसद ऐसे ह्यूमन कैपिटल को तैयार करना है जो ग्लोबल इकोनॉमी में लंबे समय तक विकास को सहारा दे सके। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में जहां तरक्की की असली पूंजी ह्यूमन कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर
में इन्वेस्टमेंट पे है। यह बजट वाकई एक अहम मोड़ साबित होगा बिहार के लिए, इसलिए कि हम दुनिया में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं एजिंग पॉपुलेशन है, यंग लोग नहीं है। अगर उसको स्किल कर देते हैं हम तो उसके लिए स्काई लिमिट है, कहीं भी दुनिया में जा सकता है। पूर्वोदय प्रधानमंत्री जी की कल्पना रही, पूरा पूर्वी सेक्टर है ना भाई आरपीएन सिंह जी, पूरा पूर्वी भारत हमेशा ही निगलेक्टेड रहा। पूर्वोदय क्षेत्र को बजट में प्राथमिकता मिली है। निश्चित है कि वहाँ विकास की काफ़ी गुंजाइश है। जो रोजगार और सेक्टरल ग्रोथ की राष्ट्रीय योजना मैंने अभी बताई, उसका सबसे बड़ा फायदा बिहार को मिल रहा है। बिहार के पास युवाओं का भंडार है, हुनरमंद मेहनती युवा जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इन स्कीम का पूरा लाभ उठाकर हम अपनी इस युवा शक्ति को असली अपॉर्चुनिटी में बदलेंगे। इस बजट में टूरिज्म को मिली प्राथमिकता बिहार की क्षमताओं से मेल खाता है। साउथ ईस्ट एशिया में करोड़ों लोगों की आस्था बौद्ध धर्म से है। ऐसे में बिहार का बौद्ध सर्किट जो पूर्वांचल तक जाता है, कुर्सीनगर तक जाता है, राजगीर, बोधगया, ये पूरा सेक्टर जो बुद्धिस्ट सेक्टर है उसके अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। बिहार के लिए रोजगार के लिए नए अवसर क्रिएट होंगे और पूरा बुद्धिस्ट सेक्टर पिछले बार के बजट में भी प्रधानमंत्री जी ने राजगीर को और गया को मेन फोकस में बजट में रखा था। घोषित टेक्सटाइलों से पहले भागलपुर और गया जैसे शहरों के टेक्सटाइल, मधुबनी में हम लोगों का मधुबनी खाती टेक्सटाइल में कितना ज़बरदस्त काम करता था। स्किलिंग इकोसिस्टम को नई ऊर्जा मिलेगी जिससे स्थानीय युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया और गया जैसे जो 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन के शहर हैं, उनको विकास फंड एडिशनल मिलेगा इस बजट में जो दिया गया, जिससे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी यूजेज में उल्लेखनीय सुधार आएगा। इससे बिहार सर्विस लेड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, शहरों में हाई पेइंग नौकरियां पैदा होंगे और एक मजबूत टेक इकोसिस्टम का विकास होगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के तहत गाँव में के परिवारों को खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी कार्यशालाओं में काम करने का अवसर मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण शिल्प अब केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि परिवारों के लिए विश्वसनीय आय का स्रोत भी बनेंगे। बिहार में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के कई बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। और ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर जो वाराणसी से सिलीगुड़ी दिया गया है, उसका मेजर पार्ट बिहार से होके गुजर रहा है, पटना से होके गुजरेगा। उसका मेजर पार्ट जो है वो पटना से, क्योंकि सिलीगुड़ी तो बॉर्डर है बिल्कुल बंगाल में जा कर के, उसका मेजर पार्ट बिहार से होकर के गुजरेगा। और एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से पूरा वहाँ का इकोनॉमी और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप बदल जाएगा बिहार का। साथ ही और रेल मंत्री जी ने भी कहा है लगभग 10,000 करोड़ बिहार को उस कॉरिडोर के थ्रू वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जाएगा। साथ ही देश भर में 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की घोषणा से बिहार के कई शहरों को सीधा फायदा मिलेगा, जहां एक्सपोर्ट और आसान व मजबूत होगा। इसके तहत पटना में शिप रिपेयर, जो एक अभी सिर्फ कलकत्ता में होता है शिप रिपेयर, और देश में 1% शिप रिपेयर का काम होता है, वो पटना में खुलने से वहाँ एक फैसिलिटी क्रिएट होने से वहाँ काफ़ी सुविधाएँ होंगी। 2 विषय में और चर्चा करना चाहता था। एक, हम लोग बिहार से आते हैं, नॉर्थ बिहार से आते हैं, और वहाँ बाढ़ की समस्या लगातार रही और पिछले बजट में केंद्रीय सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार कोसी नदी हमेशा जाना जाता था सौरों के लिए, अभिशाप के लिए। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि जो सांसद लोगों के लिए घर बनाया गया है उसमें एक का नाम कोसी रख दिया गया है। कोसी भी किसी अच्छे भाव से नहीं देखा जाता था और उस बाढ़ के काम को, जो प्रॉब्लम था उसको मिनिमाइज करने के लिए पिछले बजट में कोसी पे, जो वेस्टर्न कोसी है, उसमें इरिगेशन फैसिलिटी के लिए सरकार ने, भारत सरकार के बजट में ये प्रोविज़न किया गया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें काम शुरू हो गया। जो 35 किलोमीटर नेपाल में कैनाल को लाइनिंग करना था, उस पर काम शुरू हो गया। पहली बार बिहार के फ्लड को एड्रेस किया जा रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में
बिल्कुल बिहार का जो नॉर्थ बिहार है, जिससे इतना बड़ा माइग्रेशन हो जाता है, उसमें काफ़ी मिनिमाइज होगा ये जो फ्लड का। एक प्रॉब्लम तो नेपाल में हाई डैम बनने से का है, जब तक वो नहीं बनता है, इस सब इनिशिएटिव से बिहार का पूरा जो उत्तर बिहार है उसमें बाढ़ की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा, सुधार आ रहा है, जो काम शुरू हुआ। एक और विषय जो मैं देख रहा था चुनाव में, मैं चुनाव की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अभी बिहार में ही चुनाव हुआ है हाल में, और बिहार चुनाव में देखा, हम लोग मिथिला क्षेत्र से आते हैं कि यहाँ कांग्रेस के एक नेता गए और मखाना के तालाब में कूद गए जाकर, और मखाना के तालाब में कूद गए कि खेती कैसे होती है वो सीखने के लिए खेती कैसे होती है। और मखाना के तालाब में कूद करके किसान के साथ खड़े हो गए कि कैसे फोटो खिंचाने के लिए, और तो कोई मतलब था नहीं, फोटो खिंचाए, अखबार में डाले। आज तक उस मखाना किसानों के लिए, जो गरीब मखाना किसान है, उसके लिए कुछ नहीं किया। इसी एनडीए और मोदी जी की सरकार ने मखाना को, मखाना बोर्ड, पहला बोर्ड बिहार को मिला, मखाना बोर्ड मिला, और आज मखाना बोर्ड फंक्शनल हो गया है। दरभंगा में एयरपोर्ट है, पूर्णिया में एयरपोर्ट है। अब आप लोग मखाना खाते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मखाना खाते हैं तो मखाना सिर्फ मिथिला में होता है, सिर्फ मिथिला में मखाना होता है, और मखाना सिर्फ मिथिला में होता है। और आज उसका मखाना बोर्ड बनने से, फंक्शनल होने से, जो मोदी सरकार ने किया, जो एनडीए सरकार ने किया है, आज तक वो मखाना जो अति पिछड़ा समाज के लोग, गरीब लोग पानी में जा करके काम करते थे, उसके लिए नहीं सोचा, फोटो खिंचाने के अलावा कोई काम नहीं किए। और आज मखाना बोर्ड वहाँ फंक्शनल हो गया, और मखाना बोर्ड के शुरू होने से उसको एक मार्केट, उसको टेक्नोलॉजी, सारी सुविधाएं मिलना शुरू हो रहा है। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से इस बजट के पक्ष, कहाँ से अमेरिका जाएगा, मखाना कहाँ आएगा? मखाना ट्रेड डील जो हुआ है, इस ट्रेड डील में, इंडो यूएस ट्रेड डील में मखाना जाएगा। हमारे दरभंगा, पूर्णिया से अमेरिका मखाना जाएगा, और वहाँ के स्टोर में ऑलरेडी मखाना मिलता है। अब ये चेन इफेक्ट होने से पहली बार मखाना के लिए और मखाना किसानों के लिए इस सरकार ने इतना बड़ा काम किया है। अब उसको रूट भी मिल गया, उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट भी है, अब कार्गो सिस्टम से देश दुनिया में मखाना जा सकता है, वो सारा चेन क्रिएट हो गया है। तो जो पिछले बार के बजट का इम्पैक्ट था वो बिहार के ग्राउंड पे दिखाई पड़ रहा है, और निश्चित रूप से इस बार के बजट में जो प्रोविज़न किए गए हैं, खास करके टूरिज्म सेक्टर में, मुझे लगता है बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा बिहार को मिलेगा। स्किल में जो कितना काम होगा, बिहार में जो यूथ है उसको अगर ट्रेंड करके हम लोग करते हैं तो उनका हर एक जगह उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नाउ श्रीमती